हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया स्टेट एज जेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट, जहां पे हम कवर कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस क्या बोला है कि एक लेस कॉलम इज डिजाइन फॉर एन एक्सियल फैक्टर लोड 800 किलो न्यूटन्स। द ट्रांसफर शेयर टू बी रजिस्टर्ड बाय लेस सिस्टम इज। जो आपका ट्रांसफर शेयर्स होगा वो आपके पास क्या होगा सर? 2.5% ऑफ द फैक्टर लोड या एक्सियल लोड होगा। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर शेयर को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हो जाएगा सर 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड हो जाएगा। क्लियर है? प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल किए थे। तभी मैंने आपको बताया था कि यह किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? आपका ट्रांसफर शेयर्स के लिए। और ट्रांसफर शेयर कितना होता है सर? 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सियल लोड आपके पास कितना दे दिया गया है सर? 800 किलो न्यूटन। तो सॉल्व किया जाए तो 2.5% का क्या कर देंगे सर? हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने 100 किया और आपके पास एक्सियल लोड कितना आ गया सर? यहाँ पर 800 किलो न्यूटन आ गया है। तो 0 से 0 2 0 आपकी कैंसिल हो गई है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 8 5 से आपके पास हो गया 40 का 0 आ गया और 8 2 16 प्लस 4 तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर ये आ जाएगा सर 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसफर शेयर आया V इज इक्वल टू वो कितना आ गया सर? 20 किलो न्यूटन आ गया है। तो यही आपसे सवाल पूछा गया था और यही क्वेश्चन कंप्रेशन मेंबर का भी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ M20 बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द फ्लैंज ऑफ एन ISSC 200 कॉलम एंड बीम ISMB 400 विच इज कैरिंग ए रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या दिया है? फैक्टर लोड दिया है, मतलब अल्टीमेट लोड। फैक्टर लोड को मैं PU लिखता हूं, कितना दे दिया है सर? 140 किलो न्यूटन दे दिया है। और यहीं पे आपके पास सर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दे दिया है, यानी कि PB दे दिया है। PB आपके पास कितना दे दिया है सर? 45.3 किलो न्यूटन दे दिया गया है। सवाल क्या किया गया है? आपको निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना है आपके पास, नंबर ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सर, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है किसके लिए सर? M20। सर M20 का मतलब है कि जो 20 mm की डाया के जो बोल्ट होंगे वो कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर लोड भी दिया गया है और सर आपके पास बोल्ट की स्ट्रेंथ भी दी गई है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा, फैक्टर लोड मेरे पास PU हो जाएगा और अगर मैं बात करता हूँ बोल्ट की स्ट्रेंथ तो बोल्ट की स्ट्रेंथ मेरे पास यहाँ पर PB हो गया है। तो ये सर मेरे पास हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 140 डिवाइड बाय क्या करेंगे सर? हम 45.3 करेंगे। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो 140 डिवाइडेड बाय 45.3 तो यानी कि आपके पास कितना आ रहा है सर? 3.09 बोल्ट। तो यानी कि आपके ऑप्शंस में 3 तो सर कहीं नहीं है, हालांकि 3 से ज्यादा ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ बोल्ट होगा NB वो आपके पास कितने आ जाएंगे सर? अप्रोक्स 4 बोल्ट के आसपास आ जाएंगे। तो ये सवाल हम इस तरह का सवाल शायद हम प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं जब हमने कनेक्शन की स्टडी की थी। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट आएंगे, एक्यूरेट आंसर वो आपके पास सर 4 आ जाएगा। क्लियर है? आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशन के साथ खेल सकते हैं और जब डायमेंशन के साथ किलो न्यूटन से किलो न्यूटन आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट आपके पास नॉन डायमेंशनलेस होता है। तो वहां पर आपने क्या बता दिया सर? नंबर ऑफ बोल्ट बता दिए हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसी तरह से बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर
थर्ड की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील कॉलम। आपको क्या बताना है, इफेक्टिव लेंथ बताना है, इफेक्टिवली हेल्ड पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ हैंड। इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड कैसे दिए गए हैं आपके पास सर, फिक्स दिए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मीनिंग बताऊं इस स्टेटमेंट का, तो इसका मतलब हुआ सर बोथ एंड्स कैसे हैं सर हमारे पास सर, फिक्स्ड है। क्लियर है। अब जब सर बोथ हैंड फिक्स्ड है तो इस कंडीशंस में हम एल इफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सर, तो एल इफेक्टिव की सर यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आती है। एक आती है सर आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू और दूसरी आती है सर हमारे पास यहाँ पर रिकमेंडेड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू उन सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो की जाती है जिसमें हम एनालिसिस का पार्ट्स कवर करते हैं, जैसे आपका हो गया सर सॉम हो गया और आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। बट जब हम एज ए प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो वहां पे हम एज ए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स और एज ए आपका आरसीसी सब्जेक्ट्स रीड करते हैं, यानी कि वहां पर हमें एज ए रिकमेंडेड वैल्यू काउंट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज आपको बताऊं तो यहाँ पे एल इफेक्टिव मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 0.50 एल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.65 एल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, दोनों के ही रिस्पेक्ट में आपको क्लियर कर दिया है कि एल इफेक्टिव क्या होगा सर और यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या होगा। तो इस वैल्यू को हम फॉलो करते हैं सर कहाँ पे, आपके टॉस में और सर आपके सॉम के अंदर। और जो ये वाली वैल्यू होती है इसको फॉलो करते हैं सर हम आरसीसी में और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो वैल्यू है इसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं और ये वाली वैल्यू है उसको हम एज ए प्रैक्टिकली या फिर रिकमेंडेड वैल्यू बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू को मैंने यहाँ से पी से रिप्रेजेंट किया है जबकि रिकमेंडेड वैल्यू को मैंने यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की 0.5 एल या 0.65, देखिएगा उन्होंने दोनों वैल्यू दी गई है। अब दोनों वैल्यू में से आपको कौन सी वैल्यू लेना है, आपको सर यहाँ पर एज ए प्रैक्टिकली वैल्यू लेना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि एज पर IS 800 1984 लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रोपोर्शनल टू रजिस्ट ए टॉर्जनल ट्रांसफर शेयर इक्वल टू टोटल ट्रांसफर शेयर, टॉर्जनली टोटल ट्रांसफर शेयर। तो अगर हम बात करते हैं लेसिंग सिस्टम की, तो लेसिंग सिस्टम किसको रजिस्ट करता है, आपके पास ट्रांसफर शेयर को रजिस्ट करता है। और यहाँ पे ट्रांसफर शेयर कितना होता है सर, 2.5% ऑफ एक्सियली लोड होता है डियर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, चाहे आपका लेसिंग सिस्टम होता है चाहे आपका बेटन सिस्टम होता है, दोनों ही आपको कौन सी फोर्स को रजिस्ट करते हैं सर, उसके ट्रांसफर फोर्स को रजिस्ट करते हैं। जब वो ट्रांसफर फोर्स को रजिस्ट करते हैं तो ट्रांसफर फोर्स जो होता है आपके पास, शेयर ट्रांसफर फोर्स होता है 2.5% ऑफ एक्सियली लोड की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट। देखिएगा जब भी हम इलेक्ट्रिक पोल की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम एक एंड कैसे मानते हैं कि जो सर उसका बेस होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर हम बेस की बात करते हैं सर तो इसका बेस कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। बट अदर एंड कैसा होगा सर, आपके पास फ्री होगा। अब जब अदर एंड फ्री होगा तो इस कंडीशंस में हमें क्या फाइंड आउट करते हैं सर, इसकी एल इफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में मेरा जो एल इफेक्टिव बनता है वो एल इफेक्टिव कितना आता है सर आपके पास, तो एल इफेक्टिव यहाँ पर दोनों ही वैल्यू, वो चाहे हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेड वैल्यू की या हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू की, तो यहाँ पे भी रहता है सर 2.0 एल 2.0 एल रहता है और यहाँ पे भी सर 2.0 एल रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि एल इफेक्टिव इस केस में क्या बना सर, 2.0 एल बना, जहां पे एल दिया गया है आपके पास इलेक्ट्रिक पोल की हाइट दी गई है और सर कितनी दी गई है सर, मेरे पास 10 मीटर दी गई है। तो 2 × 10 तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, आपके पास 20 मीटर हो गया है। यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल जो आपके पास निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है सर, हमारे पास 20 मीटर निकल के आ रही है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास सर सी आंसर हो गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इज स्पेसिफाइड बाय।
तो देखिएगा वहां पे हम मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन मेंबर स्पेसिफाई करते हैं, किसके लिए, ताकि आपके मेंबर में किसी भी तरह की बकलिंग ना हो। अब देखिएगा सर बकलिंग में भी आपके पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं, आपके पास लोकल बकलिंग होता है, वेब बकलिंग होता है, फ्लैंज बकलिंग होता है, तो कौन सा बकलिंग के लिए आप मिनिमम रेशियो को स्पेसिफाइड करते हैं, तो उसके लिए सर वो रहता है आपका सर लोकल बकलिंग रहता है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके पास सर सी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि द बकलिंग क्लास फॉर चैनल सेक्शन इज, देखिएगा मैंने पहले भी आपको बता दिया था, यहां पे मैंने आपके पास कुछ बकलिंग क्लास के नाम बताए थे। बकलिंग क्लास कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पे हमने देखा था सर बकलिंग क्लासेस देखा था, और दूसरे में हमने क्या बताया था आपके पास सर इम्परफेक्शन फैक्टर, क्या बताया था, इम्परफेक्शन फैक्टर, इम्परफेक्शन फैक्टर बताया था। और इम्परफेक्शन फैक्टर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, आपके अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास क्लास होती है वो ए क्लास हो सकती है, बी क्लास हो सकती है, सी क्लास हो सकती है, और आपके पास डी क्लास हो सकती है। अगर मैं इनके इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू देखना चाहूँ, शायद ही प्रीवियस में हमने एक वैल्यू शायद ही गलत काउंट करवाई थी आपको, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ए की वैल्यू रहेगी सर 0.21, यहाँ पे सर 0.34, वहां पे आई थिंक मैंने 0.46 लिया था, 46 नहीं था, 0.49 रहेगा, और यहाँ पे 0.76 रहेगा। और ये भी मैंने बताया था कि जिसका इम्परफेक्शन फैक्टर जितना कम होगा वहां पे मैक्सिमम एक्सियली कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपके पास मैक्सिमम एक्सियली कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्सियली कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी आपके पास। ठीक है, किसकी सर, क्लास ए की, और सबसे मिनिमम किसकी होगी सर, क्लास डी की होगी। तो मिनिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इम्परफेक्शन फैक्टर किसका होता है, सर आपका क्लास डी का होता है। और आपसे सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस किसका होता है, सर आपका क्लास ए का होता है। सबसे कम किसका होता है, सर आपका क्लास डी का होता है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि जो दिए गए 4 बकलिंग क्लासेस है ए बी सी डी, इनमें से चैनल सेक्शन में कौन सा यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सी की, तो इसका यूज हम सर टी सेक्शन में भी करते हैं, बिल्कुल सर टी सेक्शन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टी सेक्शंस के अलावा और कहां-कहां करते हैं सर, आपका एंगल सेक्शन में कर सकते हैं, एंगल सेक्शन में कर सकते हैं, एंगल हो गया, आपके पास चैनल हो गया, चैनल हो गया, और हमारे पास सर सॉलिड सेक्शन हो गया, सॉलिड सेक्शन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, यही ज्यादातर पूछा जाता है। जो आपके पास क्लास सी है उसका यूज आप कहाँ कहाँ, सर टी सेक्शन में, एंगल सेक्शन में, चैनल सेक्शंस में, और आपके सॉलिड सेक्शन के अंदर किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हमारे पास कौन सा हो गया सर, सी इज द राइट आंसर। तो बकलिंग क्लास के बारे में और इम्परफेक्शन फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पॉल 5 मीटर साइड, देखिएगा फिर वही क्वेश्चन आ गया है सेम। हमारे पास एक एंड कैसा रहता है इलेक्ट्रिक पोल का, सर फिक्स रहता है, जो उसका बेस होता है, बेस क्या रहता है सर आपका फिक्स रहता है, बाकी अदर कैसा रहता है सर आपका फ्री रहता है। तो यहाँ पे इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम फाइनली क्या निकाल देंगे सर, इसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल देंगे। तो इस कंडीशंस में मेरे पास जो एल इफेक्टिव रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, 2L। यहाँ पे 2L, लेंथ कितनी दी गई है सर आपके पास, लेंथ दी है 5 मीटर, तो यहाँ से कितना आ गया सर 10 मीटर। यानी कि जो ये इफेक्टिव लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की आपके पास कितनी आ गई है सर, 10 मीटर्स की आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारी स्टेट के अंदर पूछा गया है, खासकर ये इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके जो बेसिक से सवाल होते हैं वो अक्सर आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के भी पूछे जाते हैं, आपके जेई एग्जाम में और आपके एई एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज यूज टू डिजाइन द बैटन ऑफ बिल्ट अप कॉलम। देखिएगा, चाहे हम बात करते हैं आपके बैटन ऑफ बिल्ट अप कॉलम की या लेसिंग सिस्टम की, जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए किया जाता है सर, आपका ट्रांसवर्स शेयर के लिए किया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्स शेयर्स की, जो रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, वो क्या होता है सर, 2.5% ऑफ एक्सियली लोड होता है।
क्लियर है, बिल्कुल सही बताए सर आप। क्लियर है, क्योंकि हम इस तरह का सवाल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हमारे पास क्या हो गया सर, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि जनरली स्टील कंप्रेशन मेंबर composed of two angle back to back shall be connected by riveting or welded। किससे कनेक्ट है सर वो आपका, रिवेटिंग और वेल्डिंग से कनेक्ट है। एज पर IS 800-2000 थिकनेस ऑफ दीज मेंबर अप टू इंक्लूडिंग 16 mm, जिसमें क्या दी गई है 16 mm की थिकनेस दी गई है मेंबर की। द मिनिमम डायामीटर ऑफ द रिवेट शैल बी। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं एज पर IS 800-2007 के मुताबिक, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किसकी सर, थिकनेस देखेंगे यहाँ पर कि थिकनेस ऑफ द मेंबर, थिकनेस ऑफ द मेंबर, और फिर हम दूसरा जो कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम किस चीज का बनेगा आपके पास, मिनिमम डायामीटर ऑफ रिविट्स, ये बनेगा मिनिमम डाया ऑफ रिविट, ठीक है, रिविट। तो ये भी आप यहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगर हमारे पास थिकनेस ऑफ मेंबर किस में होगा सर, आपके पास mm में होगा, और डायामीटर्स भी किस में होगा सर, mm में होगा। अगर सर अप टू 10 mm तक हो, और सर क्या होगा कंडीशन, और अगर सर 10 mm से लेकर 16 mm के बीच में हो, और अगर सर मोर देन 16 mm हो, तो कंडीशंस क्या रहेगी। देखिएगा अगर सर हमारे पास क्या हुआ 10 mm तक, तो वहां पे होगा सर 16 mm, और अगर हुआ 10 से 16 के बीच में, 10 से 16 के बीच में हुआ तो 20 mm, और अगर मोर देन 60 mm हुआ तो 22 mm, ठीक है। तो आज बोला है डाया आपका इंक्लूडिंग 16 mm, मतलब 10 और 16 के बीच में है, तो इस कंडीशन में आपको कितना इंक्लूड करना है सर, 20 mm रिवेट डाया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 20 mm। तो ये भी आपके लिए कोडल प्रिजन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू प्राइमरली टू टेक विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ लोड। देखिएगा कॉलम किस तरह का लोड कैरी करता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सर आपके टेंशन मेंबर की, टेंशन मेंबर, ठीक है। टेंशन मेंबर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेंशन मेंबर कौन सी फोर्स को कैरी करता है, एक्सियली टेंशन फोर्स को कैरी करता है, एक्सियली टेंशन फोर्स को कैरी करता है, टेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स भी लिख सकते हैं। तो सर इसके एग्जांपल आप बता सकते हैं, बिल्कुल हम इसके एग्जांपल बता सकते हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया सर टाई हो गया, टाई क्या है, टेंशन मेंबर हो गया है। सर केबल हो गया आपके पास, वायर हो गया आपके पास, रोड हो गया आपके पास, और रोप मतलब रस्सी जिसके ऊपर आप कपड़े सुखाते हो। क्लियर है। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए सर हमारे पास, सर ये एग्जांपल हो गए आपके टेंशन मेंबर के। क्लियर है, जो टेंशन फोर्स को कैरी करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास कंप्रेशन मेंबर, किसकी बात कर लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर की बात कर लेते हैं। अब जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर कौन सी फोर्स को कैरी करता है, एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स, एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है डियर, कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। तो सर इसके एग्जांपल भी हो गए कुछ, बिल्कुल सही। इसके एग्जांपल क्या है कंप्रेशन फोर्स के, एग्जांपल हो गए सर आपके पास जैसे आपका कॉलम हो गया है, ठीक है। कॉलम के बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका सर फुटिंग हो गया है, ठीक है, कॉलम फुटिंग हो गया है, और आपका स्ट्रट हो गया है। ये सब कैसे है सर हमारे पास, कंप्रेशन मेंबर है। तो देखिएगा कंप्रेशन मेंबर कौन सा मेंबर होते हैं, जो एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो गए सर इसके, सर कॉलम हो गया आपके पास, फुटिंग हो गया है, और स्ट्रट हो गया है। इसके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका कॉलम है प्राइमरली लोडेड, शेयर, टॉर्जनल, टेंशन या कंप्रेसिव। तो आपका आंसर हो गया आपके पास सर कंप्रेसिव। क्लियर है, टेंशन मेंबर क्लियर हुआ, कंप्रेशन मेंबर क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं बेंडिंग मेंबर के बारे में। किसके बारे में, बेंडिंग मेंबर्स के बारे में,
ठीक है, तो बेंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं सबसे पहले आपके सर बीम। बीम भी क्या एक बेंडिंग मेंबर हो गया, एग्जांपल बीम हो गया सर हमारे पास। ठीक है, बीम हो गया। बीम के बाद सर पर्लिन, पर्लिन्स हो गया है आपके पास। पर्लिन्स के अलावा ग्रिट, ये भी क्या है सर आपके पास सर बेंडिंग मेंबर है। तो देखिएगा बेंडिंग मेंबर्स के एग्जांपल भी हमें क्लियर हो गए। आपको किसी भी तरह का मेंबर्स पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। बीम है एक बेंडिंग मेंबर है, पर्लिन्स बेंडिंग मेंबर है, ग्रिट एक बेंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन, कंप्रेशन एज वेल एज बेंडिंग आपका दोनों ही यहाँ पर क्लियर हो गया है, तीनों ही क्लियर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो डिस्कस स्पेसिफिकेशंस पार्ट्स में। क्वेश्चंस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन द परसेंटेज इंक्रीज इन द परमिसिबल स्ट्रेस अंडर द लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एक्सेट्रा। देखिएगा ये बात कर रहा है किसकी, यानी कि बात कर रहा है आपके पास स्ट्रक्चरल स्टील की। तो उस कंडीशन में कितना इंक्रीज होना चाहिए आपके पास, 33% होना चाहिए। कितना सर, 33%। तो आपका राइट आंसर हो गया है सर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी है आपके पास। यहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो पूछा गया है आपके पास, कुछ टेंशन बोला है और कुछ कंप्रेशन बोला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी को देख लेते हैं जरा, कि मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो की, कि मेंबर आपका ऑलवेज हमेशा कैसा हो, टेंशन हो, तो उस कंडीशन में शुड नॉट बी एक्सीड, 400 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। टेंशन मेंबर में हमने ये डिस्कस किया था। तो अगर मैं बात करता हूं सी का ऑप्शन कहीं 400 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाँ सर हमें 1 में दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, तो सी का 1 आपके ऑप्शन में कहां कहां आ रहा है सर, सी का ऑप्शन आ रहा है सर आपके बी में और ए में। तो सर आपके ऑप्शन है यहाँ पे बी में भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हमने कर दी है, बिल्कुल सही। अब इसके अलावा देखना है कि ए और बी में सिमिलर कौन है। सर ए का 4, ए का 4, एक मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इंपोज लोड। मैंने अभी बताया था कि स्लेंडरनेस रेशो किसका देखना हमें, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, किसका सर, हमने देखना था कंप्रेशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का। तो ये किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 180 से कम नहीं होना, मतलब 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 आ गया आपके पास, तो ये सही आ गया है। तो देखिएगा 180 कहाँ है सर आपका, यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लेंडरनेस रेशो मैक्सिमम किसका सर, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग का, वो किससे कम नहीं होना चाहिए सर आपके पास, सर शुड नॉट बी मोर देन 300, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 300 मैक्सिमम है। तो ये मैं दोनों ही केस आपको बता चुका हूं पहले ही। तो देखिएगा यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा सर, 300, तो बी का 3, तो बी का 3 है आपके पास, बी का 3 आपके पास ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन गई है आपकी। ठीक है, आपने 3 बता दिए है। एक तो सर आपने बता दिया मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, बिल्कुल सही। दूसरा बता दिया ए का 3, ए का 4 सर बता दिया आपने, ए का 4 बता दिया है। तो बचा आपके पास डी, मेंबर नॉर्मली एक्टिंग इज ए टाई इन ए रूफ ट्रस। तो टाई इन ए रूफ ट्रस का कितना होगा सर आपके पास, ये हो जाएगा सर 350। तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्टेड रिवेट कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार। जो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार होता है वो क्या होता है सर, 3 टाइम्स द नॉमिनल डायामीटर्स ऑफ रिवेट या बोल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द नॉमिनल डायामीटर ऑफ द एंड बोल्ट और रिवेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है। सपोज करो इफ डाया और बोल्ट आपके पास दे दिया है यहाँ पर 20 mm दे दिया है, जैसे हमने सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पर मिनिमम कितना हो जाएगा सर आपके पास, तो ये हो जाएगा सर 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 20, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया था 60। हालांकि मैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि एक शॉर्ट हॉलो स्टील कॉलम, एक शॉर्ट हॉलो स्टील कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है सर आपके पास, सर्कुलर होता है। जैसे मैं बना रहा हूं आपके पास कुछ इस तरह से, हॉलो सर्कुलर सेक्शन की तरह दिखाई देता है आपके पास इसका। इसका कुछ यहाँ पर सर आउटर डाया होता है और कुछ सर इसका इंटरनल डाया होता है। क्लियर है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। आउटर डाया तो डी नॉट हो गया और इंटरनल डाया डी आई हो गया। अब उसने क्या बोला गया है, उसने बोला है इंटरनल डाया, इंटरनल डाया बोला तो डी आई, डी आई कितना दे दिया सर आपके पास यहाँ पर 200 mm स्क्वायर दे दिया गया है।
और उसने क्या दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम मतलब ए दे दिया है आपके पास कितना सर, 0.01694 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आपको एमएम में बनाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.01694 इंटू 10 डेज की पावर कितना करना पड़ेगा आपको 6, 10 डेज की पावर 6, 10 डेज की पावर 6। क्लियर है, तो निकालिएगा जरा एरिया। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं होलो क्रॉस सेक्शंस की, तो ये होता है सर π/4, कुछ इसी तरह से देखते हैं, आउटर डाया का स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया का स्क्वायर। तो एरिया मैंने यहां पर निकाल दिया है। सर एरिया कितना है, कैलकुलेटेड एरिया आपके पास 0.01694 इंटू 10 डेज की पावर 4, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू π/4। आपको आउटर डाया निकालना है, आउटर डाया का स्क्वायर, इंटरनल डाया कितना दिया गया है सर हमारे पास 200 का स्क्वायर। क्लियर है, ये दिया है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा सर, यहाँ पर आउटर डाया निकल के आ जाएगा जो आपके पास 248.1 mm आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हॉलो क्रॉस सेक्शन का, एरिया इज इक्वल टू π/4 आउटर का स्क्वायर माइनस इनर डाया का स्क्वायर। क्लियर है, तो आपने कैलकुलेट किया तो आउटर डाया कितना आ गया सर आपके पास 248.1 mm आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि फाइंड आउट द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील कॉलम कैरीज ए लोड 1.6 mn with a factor of safety 5, the ultimate stress of steel is 472 mn per meter square। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस निकालना है डियर। क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग स्ट्रेस, या हम इसको बोल सकते हैं अलाउबल स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है। क्लियर है, कुछ इस तरह से हमने देखा था, वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो देखिएगा अगर मैं यहां से वर्किंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहूं तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरे पास, वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा सर अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा WS से, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिएगा यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 472 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है आपके पास 5। तो यहां से हम करेंगे 472 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5, ये इसकी यूनिट क्या है आपके पास mn पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको पूरा लिख देते हैं mn पर मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर 472 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा सर, वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस 94.4 mn मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ गया सर आपके पास 94.4 mn पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो यहां से आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस आपकी वो स्ट्रेस होती है जिस स्ट्रेस पे आपका स्ट्रक्चर्स फेल करता है। क्लियर है, जिसको आप एज ए कोलैप्स स्ट्रेस भी काउंट कर सकते हैं, एज ए कोलैप्स लोड भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लाविंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ लेसिंग। तो देखिएगा अगर हमने लेसिंग की बात कर देते हैं सबसे पहले कि लेसिंग सर मेरे पास सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और डबल लेसिंग भी हो सकती है। यहाँ पे मैं और भी आपको क्लियर करवाऊंगा क्या होता है सर, आपके पास सिंगल लेसिंग हो सकती है, ठीक है सर, और सर आपके पास डबल लेसिंग भी हो सकती है। बट सर हमने कभी ट्रिपल लेसिंग नहीं देखी है, तो इसमें मतलब कौन सी टाइप नहीं है, तो आपका सिंपल सा आंसर हो गया सर ट्रिपल नहीं होता है। अब लेसिंग को क्या करते हैं हम, जब कॉलम के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम वेल्ड तो करते ही करते हैं, तो वेल्ड करते हैं या फिर रिवेट और बोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला पैरामीटर इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेते हैं।
इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल होती है सर? इसकी अनसपोर्टेड लेंथ की होती है। डबल की अगर हम इफेक्टिव लेंथ देखते हैं तो किसके इक्वल होती है सर? अनसपोर्टेड लेंथ की इक्वल होती है। पहला आपको क्लियर हो गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं सर थिकनेस, थिकनेस क्या होती है सर? शुड नॉट बी लेस देन L/40। L/40 बोले तो L इफेक्टिव लिख देते हैं। अब L इफेक्टिव बाई 40, इससे कम नहीं होनी चाहिए सिंगल के लिए। और डबल के लिए देखते हैं अगर हम सर, आपके पास थिकनेस, थिकनेस बोले तो टी, टी शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर? L इफेक्टिव बाई 60, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। पहला आपके पास इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल होता है सिंगल लेसिंग का? सर अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल होता है। और अगर हम बात करते हैं डबल लेसिंग की, तो डबल लेसिंग के लिए सर एल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जानबूझ के किया आपको। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा सर? आपके पास ये हो जाएगा पॉइंट, मैं बता रहा हूं यहाँ पे 0.7L, डबल के लिए 0.7L हो जाएगा, 0.7 टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ। और अगर हम बात करते हैं टी, टी फॉर थिकनेस, थिकनेस किसका रहेगा? सिंगल लेसिंग के लिए शुड नॉट बी लेस देन L इफेक्टिव बाई 40, और डबल लेसिंग के लिए सर शुड नॉट बी लेस देन L इफेक्टिव बाई 60, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल सही। और आपको पता ही है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग मेंबर 145 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपके पास कि एज पर IS 800/2007 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें L इफेक्टिव देखना है। तो L इफेक्टिव की यहाँ पे दो वैल्यू आती है, एक सर आती है आपके पास 0.70L और दूसरी आती है 0.80L इस केस में। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास सर थ्योरेटिकल वैल्यू है T, और ये वैल्यू आपके पास प्रैक्टिकल है P। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा 0.7 तो आप लेंगे नहीं, आपको प्रैक्टिकल लेनी, तो 0.80L। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 19। इक्वल एंगल स्टार सेक्शन इन द फिगर डिजाइन एज ए कंप्रेसिव मेंबर, ग्रोइंग एक्सिस ऑफ दी सेक्शन। आपको क्या बनना है यहाँ पे? ग्रोइंग एक्सिस का डिसाइड करना है कि जब आपके पास यहाँ पे दिखेगा डबल ट्रिपल क्या लग रहे हैं, एंगल सेक्शन लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन से सेक्शन के रिस्पेक्ट में हम मेजर एक्स एक्सिस देखेंगे? तो वो आएगा सर आपके पास वी एक्सिस के लॉन्ग। किसके आएगा सर? वी वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियली कंप्रेशन द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज अडॉप्टेड। कि जब हम बात करते हैं अलाउबल स्ट्रेस की, तो उस कंडीशन में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने किसको अडॉप्ट किया है सर? आपकी यूलर्स फॉर्मूला को, रैंकाइंस फॉर्मूले को, या आपके पास सर सीकेंड्स फॉर्मूला को? तो अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 जो हमारे पास अलाउबल स्ट्रेस रहता है एज ए एक्सियल कंप्रेशन मेंबर में, वो लिया गया है अकॉर्डिंग टू सीकेंट फॉर्मूला। किसके रिगार्डिंग लिया गया? वो सीकेंट फॉर्मूला के रिस्पेक्ट लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल्स आर समटाइम्स टाइड डाउन बाय द इंक्लाइंड स्टे वायर्स, द स्टे वायर्स आर मीट। देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोल्स की, तो इलेक्ट्रिक पोल्स कैसा होता है भाई आपका सर? जिसका बेस क्या होता है आपके पास? फिक्स्ड होता है। और यानी कि उस बेस को हम कैसे फिक्स करते हैं? अपनी फुटिंग बनाते हैं वहां पे PCC की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। तो इसका जो एंड होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है, बट इसका अदर एंड फ्री होता है, जिससे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक वायर रोटेट करती है। अब इलेक्ट्रिक वायर का काम क्या होता है कि वायर का काम होता है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो वो आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये मेन काम होता है। तो अगर जो इलेक्ट्रिकल का जो पहला बोल रहा है कि एडिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द पोस्ट, नो सर। दूसरा, प्रोवाइड ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन टू ए बैलेंस पुल ऑफ इलेक्ट्रिक कॉइल। बिल्कुल, कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो आपके पास क्या हो? बैलेंस हो, इक्वली बैलेंस हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन क्या लग रहा है मुझे सर? अभी तक ट्रू लग रहा है सर, ये ट्रू है। पहला आपके पास फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, एड ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन टू बैलेंस द पुल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, पुल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स ऐड नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड, तो ये भी फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड ए वर्टिकल फोर्स, नहीं सर ये भी फॉल्स हो गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा सर हमारे पास? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ब्रेसिंग मेंबर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग मेंबर बताया, किससे कम सर, शुड नॉट बी 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो मैंने आपको बैटन सिस्टम बताया, ठीक है, बैटन सिस्टम बताया सर, वो किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशियो ब्रेसिंग सिस्टम देखते हैं, ब्रेसिंग सिस्टम देखते हैं हम, और ब्रेसिंग सिस्टम भी किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 120 से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी तो मैंने आपको सभी का बताया ही, टेंशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का, और ये जो एडिशनली कंपोनेंट्स है उनके स्लेंडरनेस रेशियो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास 120, ठीक है, 120 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास सी बताना है। अगर हम बात करते हैं 0.21, तो 0.21 किसका है सर, आपके पास क्लास ए का है। अगर हम बात करते हैं 0.9, तो सर ये किसका है सर, ये क्लास सी का है। 0.76 बोलते हैं तो ये किसका है सर, क्लास डी का है। किसका है सर, क्लास डी का है। 0.34 देखते हैं तो ये सर किसका है, क्लास बी का है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास ए का कितना लेना है, 0.21 लेना है, क्लास बी का कितना लेना है, 0.34 लेना है, क्लास सी का कितना लेना है, 0.49 लेना है, और क्लास डी का कितना लेना है, 0.76 लेना है। तो यहां से क्लास सी का पूछा है, तो क्लास सी को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा रेड से। तो ये हो गया आपका पास। क्लियर है? बिल्कुल। और इसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस किस में रजिस्टर होता है, जिसका इम्परफेक्शन फैक्टर सबसे कम, तो सबसे कम क्लास ए का, तो इसका मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ। और जिसका इम्परफेक्शन फैक्टर सबसे ज्यादा है उसका एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस उतना कम है, सबसे कम है। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंगल मेंबर इन वेल्डेड जॉइंट ट्रस। किसकी बात कर रहा है वो, वेल्डेड जॉइंट ट्रस की बात कर रहा है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा सर, आपके पास इफेक्टिव लेंथ 0.7L होगा। तो L इफेक्टिव जो होगा हमारे पास, आपके पास वेल्डेड जॉइंट ट्रस में वो 0.7L होगा। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपके पास सर सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी देखिएगा, इस तरह का सवाल भी शायद हम कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए स्ट्रक्चर स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन इन विच ऑफ द कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स बीम एंड कॉलम, बीम एंड कॉलम को आपस में क्या किया गया है, फ्रेम किया गया है, एट देयर जंक्शन विल नॉट रजिस्ट एनी एप्रिशिएबल मूवमेंट, वहां पे किसी भी तरह का मूवमेंट एप्रिशिएबल नहीं है, एंड शैल बी एज्यूम टू बी हिंज्ड, और वहां पे उसको एज ए हिंज्ड कंसीडर किया गया। और जहां पे हिंज कंसीडर करते हैं वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रेम बोलेंगे, रिजिड फ्रेम बोलेंगे, या सेमी रिजिड या कंपोजिट। जहां पे आपके पास सर हिंज्ड आ जाए उस कंडीशन में हम बोलेंगे सर उसको सिंपल फ्रेम। सिंपल फ्रेम बोले तो सर वहां पे आपके पास सर बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 तो इसेंट्रिसिटी 0, इसेंट्रिसिटी 0 तो वहां पे सर नो डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, नो डेल्टा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियली कंप्रेशन डिपेंड्स अपॉन, कि जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है, देखिएगा मैंने परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको बताई थी, परमिसिबल स्ट्रेसेस या आपको पीई पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस या बल्किंग स्ट्रेसेस की, तो किस पे डिपेंड करती है सर, वो आपके स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम विद रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ एंड्स। क्या बोला है कि आपके पास दोनों एंड से कैसा है सर, रिस्ट्रेन्ड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ एंड, यानी कि आपके पास सर बोथ एंड फिक्स्ड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बोथ एंड फिक्स्ड की बात की जा रही है। अब जब बोथ एंड फिक्स्ड की बात की जा रही है तो इस कंडीशन में एल इफेक्टिव क्या रहता है,
आपके पास सर 0.50L और 0.65L रहता है। तो L इफेक्टिव जो हमारे पास रहेगा वो 0.65L रहेगा। आगे क्या बोला है, विच P इज P टाइम्स द फिजिकल लेंथ P। P टाइम्स पूछा है तो P टाइम्स हो जाएगा 0.65L डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 0.65 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 0.65। P कितना टाइम्स हुआ, तो P आपके पास 0.65 टाइम्स हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोला है कि एक कनेक्शन where two angles are used, one and each side of web of beam to transfer end reactions of the beam to the flange of column using bolt as connection is called। तो उसको हम फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बना रहा हूँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है फ्रेम्ड कनेक्शंस, और यहाँ पे आपके पास ये वेब्स लगी है, वेब होगा, बीम जो वेब का काम करेगा, और यहाँ पे कुछ ये एंगल सेक्शंस की तरह, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होगा सर, आपका रिविट और बोल्ट से कनेक्टेड होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से भी सर कनेक्टेड होगा, यहाँ से भी कनेक्टेड होगा सर, और सर आपके पास ये यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम एज ए फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, एज पर IS 800/2007 इन द डिजाइन ऑफ ट्रस मेंबर joined by welding in a compression depending upon the degree of end restraint provided, the effective length of the member shall be taken as dash time। कितने टाइम्स होगा सर, आपका 0.7 to 1 टाइम्स, ये देखा 0.7 to 1.0 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कनेक्शन होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपके पास क्या हो जाएगा, डी। डायरेक्ट कोडल फ्यूजन है। ध्यान से पढ़िएगा कि IS 800/2007 in the design of truss member joined by welding in compression depending upon the degree of end restraint provided, the effective length of the member shall be taken as 0.7 to 1 times the distance between the center of connection होगा। तो राइट आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, द क्रशिंग या एल्डिंग मोड्स ऑफ फेलियर्स में बी अकर। क्रशिंग किसके अंदर आती है सर, क्रशिंग आती है आपके पास शॉर्ट कॉलम के अंदर, शॉर्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम क्या होता है आपके पास सर, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स होता है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम का हम क्रशिंग को एज ए हम क्या बोल सकते हैं, एल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जब हम लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम में क्या आता है सर, आपका बकलिंग क्राइटेरिया आता है। तो यहाँ पे होगा सर वेरी शॉर्ट कॉलम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है कि बकलिंग स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन स्टील मेंबर इज, बकलिंग स्ट्रेस बोले तो पीई बोला है, पीई होता है सर पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय आपके पास ये होता है स्लेंडरनेस रेशो का स्क्वायर। तो पीई जो होता है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्लेंडरनेस रेशो होता है। तो ये रिलेशंस भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो देखिएगा जो बकलिंग स्ट्रेस होता है हमारे पास वो डायरेक्टली तो नहीं होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशो, नो सर फॉल्स हो गया है। दूसरा बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, नहीं सर फॉल्स हो गया है। तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशो होता है बट स्क्वायर होता है सर, तो ये भी फॉल्स हो गया है। डी देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लेंडरनेस रेशो, सर ट्रू हो गया है। तो आपका जो राइट आंसर बना ना आपके पास, वो आपके पास डी इज द राइट आंसर बन गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि स्ट्रट इन ए लीनियर स्ट्रक्चरल मेंबर विच रजिस्ट। स्ट्रट मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रट क्या है सर, हमारे पास कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है। आपको मैंने बेंडिंग मेंबर भी बता दिया है, टेंशन मेंबर भी बता दिया है, और कंप्रेशन मेंबर भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है कि स्टील कॉलम ई दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना सर, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर एमएम। स्लेंडरनेस रेशो कितना दिया है, 180। कैलकुलेट आपको क्या करना है, बकलिंग स्ट्रेसेस पीई। तो पीई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर बोले तो 3.14 का स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵ क्लियर है, डिवाइडेड बाय लैम्डा बोले तो 180 का स्क्वायर।
तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर इसको, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 5, सॉल्व किया डिवाइडेड बाय 180 इंटू 180, कितना है आपके पास 60.86, तो 60.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आपके पास। तो 60 पॉइंट अप्रोक्स हमारे पास कितना है सर, 61 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि पीई हमारे पास आ गया है। तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा अप्रोक्स 61 के आसपास, यानी कि ए आपके पास राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है कि स्प्लाइसिस प्लेट फॉर द स्टील कॉलम इज जनरली डिजाइन। स्प्लाइसिस का यूज हम क्यों करते हैं, जब आपके पास कि जो अवेलेबल कॉलम सेक्शन की लेंथ आपके पास कम हो, रिक्वायर्ड कॉलम सेक्शंस की, तो उस कंडीशन में हम दो कॉलम को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्प्लाइस का यूज करते हैं। तो स्प्लाइस का काम क्या हुआ, शॉर्ट कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करना हुआ। तो बोला है क्या है, डिजाइन एज ए शॉर्ट कॉलम। ठीक है, कि तो शॉर्ट कॉलम की लेंथ को क्या करते हैं सर, हम इंक्रीज कर दें। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया डियर। अब मिलते हैं आपको थर्ड पार्ट में। जब तक मैं आपका थर्ड पार्ट्स लेकर आता हूं तब तक आप प्रीवियस दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि आपका किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जेई एग्जाम या ए एग्जाम, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर कंप्रेशन मेंबर से पूछे जाएं तो आप उनका सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं अब आपको नए वीडियोस में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।